गांधी ने कहा था कि तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है जब तक गांव की सरकार मजबूत नहीं होगी। गांव की सरकार यानी पंचायत। बिहार में पंचायत चुनाव चरम पे है और इस वक्त हम मौजूद हैं गया के बेलागंज प्रखंड में, जहां से क्षेत्र संख्या 7 से बतौर जिला परिषद प्रत्याशी पूजा कुमारी चुनाव लड़ रही है। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उनके पति इंजीनियर उत्तम शर्मा जी। यहाँ की आबादी 1,20,000 है, वोटर 46,360 हैं। रात का वक्त है, अंदाज़ा लगाइए कि मुखिया के इस चुनाव में या फिर पंचायत के इस चुनाव में प्रत्याशियों के भीतर कितना जोश है कि रात के 10 बजे भी प्रत्याशी कैंपेन कर रहे हैं। और उसमें भी अगर युवा प्रत्याशी हों तो निश्चित तौर पर उस कैंपेन का मजा दोगुना हो जाता है। अब देखिए, सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे कि ये देखिए घोषणा पत्र है। अमूमन ये घोषणा पत्र आप विधानसभा या लोकसभा चुनाव में देखते होंगे और इस घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि वादा नहीं विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, दिन हो या रात हर पल आप सभी के साथ। देखिए, दरअसल में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं दिल्ली से कि यह देश युवाओं का है, युवाओं को नेतृत्व मिलनी चाहिए। और जो हमारे साथ बैठे हुए हैं पेशे से इंजीनियर रहे हैं, दिल्ली में नौकरी करते थे, दिल्ली से नौकरी छोड़ करके जन सेवा की भावना हिलोरे मारने लगी तो क्षेत्र में चले आए। उत्तम जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आप तमाम जो समाचार प्लस के जब तमाम दर्शक हैं उनको मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम उत्तम शर्मा का। उत्तम जी, युवा हैं आप, आपने भी बताया अनौपचारिक बातचीत में कि आप इंजीनियर की नौकरी छोड़ करके दिल्ली से आप अपने क्षेत्र लौट आए। आखिर क्या आपको लगा कि एक अच्छी नौकरी को छोड़ करके राष्ट्रीय राजधानी, लोगों को का ये ख्वाब होता है कि वो दिल्ली जाए, और आप दिल्ली छोड़ करके फिर गांव की तरफ रुख कर लिए? सबसे पहले तो मैं 2014 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करके दिल्ली में नौकरी कर रहा था और जब गांव में आना जाना रहा इस क्षेत्र में तो हमें लगा कि गांव में बहुत समस्या है। तो हमने महसूस किया कि अगर गांव में रूट लेवल से काम किया जाए, पंचायती प्रतिनिधि को अगर मजबूत बनाया जाए, अगर बढ़िया जनप्रतिनिधि आपके बीच में आने का काम करेगा तो गांव का अगर विकास होगा तो तभी बेहतर विकास हो पाएगा। तो हमने जनता के बीच में जाने का काम किया और उनसे संवाद स्थापित हमने करने का काम किया। पिछले 7 महीने से हमने फैसला लिया और लोगों से आशीर्वाद लिया कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। तो जनता का आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पे एक जन समर्थन, एक जन सैलाब हमारे पीछे है और प्रयास ये रहेगा कि बेहतर हम काम करें। लगातार बता रहे हैं कि आपने कई वादा किया है, घोषणा किया है लोगों से। शायद आपको ये जानकारी होगी कि जो पंचायत में जो फंड रिलीज होता है उसमें 70% फंड मुखिया के पास जाता है, जिला परिषद को मात्र 20% राशि ही मिल पाती है। तो आप 20% से कैसे इतना काम करेंगे? आपका जो सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है। हमने तो जनता को वादा किया है कि हो सकता है अगर 6 पंचायत में 6 करोड़ रुपए का फंड आता है तो उत्तम शर्मा को 60 लाख रुपए मिलेगा। तो 10 लाख रुपए हमको मिलेगा एक पंचायत में। उस 10 लाख से हम काम करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि हमारा फंड में पैसा नहीं रहेगा तो पंचायती चुनाव में जिला परिषद का, इन तमाम जो जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं उनसे पूछिएगा कि जिला परिषद पंचायती राज अधिनियम का किताब पढ़े हैं क्या? जिला परिषद के कलम में इतनी ताकत है कि इतना बढ़िया अनुशंसा कर सकता है। अगर मंत्रालय में आपका पकड़ है, अगर सांसद से आपका अच्छा बनता है तो काम खींच के ला सकते हैं, और नहीं होगा तो मुखिया को बैठाएंगे 100 को जनता के बीच में और मुखिया का 70 लाख रुपया जो आएगा उससे काम करवाएंगे। तो निश्चित तौर पे हम काम करवाएं अपना फंड से या मुखिया से करवाने का काम करें तो काम तो होना चाहिए। जनता को कहीं ना कहीं काम तो होना चाहिए ना। जनता तक जब काम नहीं पूछेगा, चाहे जिला परिषद हो या पंचायत समिति हो या मुखिया जी हो, अगर बढ़िया मुखिया बनेगा और बढ़िया पंचायत समिति जिला परिषद बनेंगे तो निश्चित तौर पर काम होगा। जनता के चेहरे पर खुशी लाने के लिए आप रिवॉल्यूशनरी स्टेप भी उठा सकते हैं। एकदम निश्चित तौर पे मैं वादा करता हूं कि मैं जनता दरबार लगाऊंगा। 6 मुखिया, 6 पंचायत समिति, 6 सरपंच, 86 को वार्ड को बिठाने का काम करूंगा और जनता को कहूंगा बताओ समस्या क्या है। अगर हमसे नहीं होगा तो मुखिया जी से करवाऊंगा, पंचायत समिति से करवाऊंगा, विधायक जी को चिट्ठी लिखने का काम करूंगा। हम तो यही भी बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है,
और लघु सिंचाई मंत्री कौन है? कई जिला परिषद को ये भी नहीं पता है। तो चिट्ठी किसको लिखिएगा भैया? चिट्ठी किसको लिखिएगा आप? हम तो चिट्ठी भी लिखने का काम किए हैं। जनता हमको 20 साल के लिए थोड़े ना दे रहा है, 5-6 साल के लिए ना। तो 5 साल दीजिए हमको एक बार मौका। सबको दिए बार बार, तो उत्तम समारोह को एक बार, पूजा कुमारी को एक बार दीजिए। पूजा कुमारी तो आपकी बेटी बनने के काम करेगी, लोगों के बीच में जाएगी। और मैं तो यही बोल रहा हूँ कि महिला सशक्तिकरण के लिए, वोमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करूंगा। उसके लिए 2 चीज सोच रखा हूँ। पहला, शौचालय जो बनाना है। दूसरा, सिलाई फराई कटाई का ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। ससुराल जाएगी, नैहर जाएगी तो 50 रुपये कमेबे करेगी, नहीं कमाएगी तो अपना वाला तो खुद सीवे ना करेगी। तो बुटीक पार्लर खोलिए। तो जब तक लोकतंत्र में 50% महिलाओं का अधिकार है, और 50% क्यों आरक्षण दिया गया उन लोग को? इसीलिए ना कि महिला सशक्तिकरण के लिए बढ़ाया जाए उनको, तो उनको भी बढ़ाया जाएगा। और महिलाओं के सम्मान के लिए पूजा कुमारी मैदान में है, और युवा के सम्मान और बुजुर्गों के सम्मान के लिए उत्तम शर्मा मैदान में है। तो मैं कई छाप को वोट दीजिए। चलिए, उत्तम जी की बातें भी उत्तम जी की तरह ही उत्तम है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए स्वयं मौजूद हैं पूजा कुमारी, जो क्षेत्र संख्या 7 बेलागंज से जिला परिषद की उम्मीदवार हैं। पूजा जी पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी हैं। निश्चित तौर पर जब चुनाव जीत कर आएंगी तो जनता की सेवा करेंगे, क्योंकि कहा यह जाता है कि शिक्षा संस्कार की जननी होती है। पूजा जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। पूजा जी, जो सबसे बड़ा सवाल है कि बात करती हूँ जी, एम्पावरिंग वुमेन की बात होती है। आप खुद भी महिला हैं, युवा हैं। अभी महिलाओं के लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है आपने? हम लोगों ने क्योंकि ये युवा लोग जो होते हैं, हम लोग अपने बच्चे लोग को तो पढ़ने के लिए भेजते हैं। लड़कियों को अभी भी गांव में मतलब स्कूल नहीं भेजा जाता है। बहुत ऐसे घर हैं जहाँ की लड़कियों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो मैं तो सामने इसीलिए आई हूँ कि मैं हर लड़कियों को आगे ले जाऊँ शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि लड़कियां सिर्फ घर के लिए नहीं बनी हैं कि बस हम अपने गृहिणी कार्यक्रम में ही रहें। और अगर शिक्षित लड़कियां होती है तो एक परिवार को शिक्षित करती हैं। यही सोच रख करके मैंने उत्तम जी का साथ दिया है और उनके साथ मैं चल रही हूँ। एक बड़ा सवाल है कि महिलाओं के दर्द को आपने काफी करीब से समझा होगा। जब आप कॉलेज भी जाती होंगी, स्कूल भी गई होंगी, तो आपने देखा होगा कि कितनी पेन लेकर के लड़कियां स्कूल और कॉलेज जाती हैं। आपके पास उनके लिए क्या कुछ खास प्लान है? क्योंकि आपने तो ये बताया कि महिलाओं को मैंने समझा है, देखा है, लेकिन उनके लिए कुछ स्ट्रेटेजी आप बना रही हैं कि जीतने के बाद क्या कुछ करेंगे अपने क्षेत्र में आप? बिल्कुल, लड़कियों के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा है कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि गांव में अभी भी लोग अपनी लड़कियों को आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं। वो शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई पढ़ा भी देते हैं तो उन्हें जॉब करने नहीं देते हैं। तो अगर हम पढ़े लिखे हैं, अगर जॉब नहीं किया तो वो शिक्षा किस काम की है मेरे लिए? जब हमें घर में ही रहना है तो हम ऐसे भी रह सकते हैं। तो हमें यही जनता को बताना है कि नहीं, लड़कियां भी एक पुरुष के मुकाबले कदम से कदम मिला के लड़के के मुकाबले चल सकते हैं। तो हमें इस तरह अपने सारे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लड़के और लड़की दोनों बराबर हैं। जितना लड़के के लिए शिक्षा जरूरी है उतनी ही हमारी लड़कियों के लिए भी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि बहुत ऐसे फैमिली हैं कि हर लोग फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं अपने बेटियों को। आज भी इस चीज़ का कमी है कि ये मतलब एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और यहाँ तो बिल्कुल है ही, क्योंकि हम भी कुछ जगह घूमे हैं तो इस चीज़ का अभाव हमें नज़र आया है। जब हमारे विद्यालय ही नहीं सुचारू रूप से चल रहे हैं तो हमारे जगह यहाँ के बच्चे कैसे शिक्षित हो सकते हैं? तो इस चलते हमें विद्यालय, अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि विद्यालय को सुचारू रूप से चलाना। ठीक है, इस पर हम लोग बात करेंगे कि एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि कहा यह गया है कि शिक्षा मानव के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। एक अच्छा व्यक्ति अगर शिक्षित होता है तो उसके अंदर एक अच्छा संस्कार आता है। तो शिक्षा को लेकर के क्या कुछ आपने प्लानिंग की है? शिक्षा को लेकर के यही प्लानिंग है कि हम सारे टीचर को टाइम टेबल उनका देखेंगे। वो मेरे अंडर में आता है कि मेरे टीचर टाइम से आ रहे हैं नहीं, या फिर जो टीचर आ रहे हैं वो वहाँ टीच अच्छा से कर रहे हैं या नहीं, या सिर्फ टाइम से आए और चले गए। फिर वहाँ का लैब अच्छा है कि नहीं, यहाँ लाइब्रेरी भी दिया जाता है, वहाँ हमारी पुस्तकें अवेलेबल है कि नहीं।
पूजा जी, देखा ये गया है कि गांव में अक्सर बहुत गरीब ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि काफ़ी प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन उनको एक बैकअप नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाते हैं। आप ऐसे बच्चों के लिए कुछ करेंगी काम? बिल्कुल। हम शिक्षित हैं तो हम वो क्या कहते हैं, खुद से पढ़ाने का भी कोशिश करेंगे। जहाँ टीचर में कोई प्रॉब्लम डिफॉल्ट दिखेगा तो उसका भी हम अपने से खुद से जांच कर सकते हैं। ये क्योंकि शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी के लिए। रोजगार सृजन के लिए क्या कुछ प्लानिंग है आपके पास? रोजगार सृजन के लिए भी अपने लघु उद्योग के लिए हम लोग सोच रखे हैं कि अगर हम लोग जीते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर सिलाई का भी हम एक गांव में गए हैं तो बोले कि ऐसा कोरोना था तो जो जीते थे पिछले बार तो वो देखिए मैडम हम लोग को कुछ नहीं किए। तो ये हम सोच करके यही हम सोचे कि ठीक है, हम लोग अपने तरफ से रोजगार भी सृजन करने का कोशिश करेंगे। अगर हम वीक में एक दिन भी अगर हर गांव में ट्रेनिंग करवाते हैं, वैसा हम फैकल्टी तैयार करते हैं तो मेरी महिलाएं बहुत हर चीज़ की ट्रेनिंग में, जिनको जिस चीज़ का रुचि होगा, सिलाई में है तो सिलाई, बुटीक में हो, बहुत सारे लघु उद्योग हैं। आप देख रहे हैं कि अभी भी नीतीश कुमार का आया है। कोरोना के संक्रमण काल में पहली बार पूरे देश को यह पता चला कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और यही वजह है कि कोरोना से बहुत लोगों की मौतें भी हुई। थर्ड वेव फिर से कोरोना का आने वाला है। ईश्वर करे कि आप चुनाव जीत जाएं। अगर आप चुनाव जीत जाती हैं तो कैसे निपटेंगी आप इससे? हम हर जो भी मेरा यहाँ हॉस्पिटल आता है उस सबको सुचारू ढंग से चलाने का कोशिश, जहाँ जिस चीज़ का कमी रहेगा वो चीज़ हम उपलब्ध कराने का कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है? बिल्कुल लगता तो है, क्योंकि यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ बहुत ही जर्जर जो कि फंड तो आ ही रहा है, इस कोरोना काल में भी आया है, लेकिन वहाँ की मरम्मत तो नहीं हुई है। तो जब हमारे पेशेंट, सरकारी हॉस्पिटल इसीलिए होता है कि हमारे गरीब भी जो हैं वो वहाँ जा करके अच्छा इलाज करा सके, क्योंकि हर लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता है कि हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल जाएं। और सरकार ये है दी ही क्यों है? अगर सरकारी हॉस्पिटल है या सरकारी विद्यालय है तो हम जनता लोग के लिए ही सरकार ने खोल रखा है, जिससे कि हमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, हम अपना इलाज करा सकते हैं। एक आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जनता आपको ही अपना वोट क्यों दे? हम अपना जो ये घूम रहे हैं तो अपना संकल्प पत्र जो दिए हैं तो उनको मोटिवेट किए हैं, और पिछले बार जो जीते हैं तो वो जनता लोग का कहना ही है कि वो कभी भी हम लोगों के पास अगर जीत के गए हैं तो कभी हम लोग का पूछने भी नहीं आया है कि हम लोग कैसे हैं। तो अगर हम नहीं जीतेंगे, हमारी जनता ही हमें जिताएगी। अगर जनता आज हमें वोट नहीं करती है तो मैं नहीं जीतूंगी। पूजा जी, चलते चलते अचानक एक सवाल याद आ गया, क्योंकि आप अभी युवा हैं, ईश्वर करें कि आप नेतृत्व करें इस क्षेत्र का। देश या फिर प्रदेश लेवल पर किस राजनेता से आप काफी प्रेरित हैं? मतलब हु इज द सोर्स ऑफ योर इंस्पिरेशन इन पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स तो वैसे मेरा उतना था नहीं, सबसे ज़्यादा तो मैं प्रेरित अपने उत्तम शर्मा से ही हुई हूँ, क्योंकि उतना पॉलिटिक्स में मेरा था नहीं, लेकिन जब से मैं इनसे जुड़ी हूँ तब से मेरा बहुत ही अच्छा हुआ है। और मोदी जी की ही मैं फ़ैन हूँ, कुछ देखती भी थी तो बस नरेंद्र मोदी। चलिए, पूजा जी हैं, बहुत बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया, और जिसका रोल मॉडल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों तो निश्चित तौर पर उनके अंदर काम करने की क्षमता होगी। चलिए पूजा जी, हम बेस्ट विशेज आपको देते हैं कि आप चुनाव जीत करके आएँ और जनता की सेवा करें। फिलहाल समाचार प्लस आप देखते रहिए और इसके राजीव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।